गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड सीटेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग 2011 सीटेट पेपर 1 का जो मैथ का क्वेश्चन था उसको हम सॉल्व करेंगे। मैं मैथ के 12 क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड की हूँ। अगर आपको मैथ में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो आप मेरा ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको कभी भी मैथ में प्रॉब्लम नहीं होगा। आप 2011 का जो पेपर है प्रीवियस ईयर सीटेट का पेपर 1, उसको ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही ईजिली तरह से उसको बना लेंगे। और इसी तरह से हम डेली मैथ का एक वीडियो डिस्कस करूँगी ताकि आप लोग को सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके और आपको मैथ में कहीं दिक्कत ही नहीं होगा। राइट, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर वीडियो पर आप नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, पहले आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। राइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन साइकोलॉजी का है, लेकिन ये मैथ में पूछा गया है और बहुत ही इजी है। ठीक ना। इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करता है। ठीक ना, जो वैसा ग्राफ होगा जो दाम को बढ़ता हुआ इंडिकेट करेगा। ठीक ना, सिर्फ बढ़ने को इंडिकेट करेगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहीं भी जिक्र नहीं किया है कि घटने का, सिर्फ क्या कह रहा है कि दाम को बढ़ने का निरूपण करता है। ठीक है, हम ए ऑप्शन को छोड़ देते हैं। ठीक ना, बी ऑप्शन को हम देखते हैं। यहाँ देखिए अब कीमत है, तो कीमत का जो ग्राफ है वो क्या हो रहा, धीरे 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 डिक्रीज हो रहा, मतलब कम रहा। तो ये ऑप्शन तो इसी तरह कट जाएगा क्योंकि ये ग्राफ जो है हमें दाम को घटने का इंडिकेट कर रहा है, ना कि बढ़ने का, तो ये कट गया। सी हम देखते हैं, जो कीमत का ग्राफ है वो धीरे धीरे क्या हो रहा, ये इंक्रीज हुआ, फिर बाद में जाके क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ बढ़ना और घटना दोनों को इंडिकेट कर रहा, इसलिए ये ऑप्शन हम काट देंगे क्योंकि क्वेश्चन में मेरा सिर्फ कह रहा है कि बढ़ने का इंडिकेट कर रहा है। ठीक ना। अब थर्ड जो डी ऑप्शन है उसको देखते हैं कि ये जो देखिए कीमत का जो ग्राफ है वो पहले क्या था, बढ़ा हुआ था, लेकिन धीरे 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 समय के अनुसार क्या हुआ, कम हो गया, है ना। तो ये भी क्या कर रहा है, घटने को शो कर रहा है, घटने को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। अब बाकी जो बचा ऑप्शन वही आपका आंसर है। आप इस तरह से भी इसको टिक कर सकते हैं, लेकिन आप इसको समझिए कि कैसे ये ऑप्शन सही हुआ, ये जो है ये सही कैसे हुआ। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा कि कौन सा ग्राफ है जो दाम बढ़ने को इंडिकेट कर रहा, तो कीमत जो है, दाम जो है, यहाँ देखिए अब धीरे धीरे ये क्या हो रहा, बढ़ रहा है ना, ये कहीं घटा नहीं है, ये समय के अनुसार बढ़ते चला गया, इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो ये होगा। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7, रोहित की प्रतिक्रिया थी, चूंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा है। यह बताता है कि, ठीक है, देखिए यहाँ का रहा भिन्न, पहले समझिए कि भिन्न क्या होता है। भिन्न हम किसे कहेंगे, जो नंबर p/q के फॉर्म में होता है उसको हम भिन्न कहते हैं। p/q के फॉर्म में यानी वटे में है, तो ये जो नंबर दिया है क्या है, वटे में p/q के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये भिन्न है। ठीक है, अब इसको, ये जो नंबर है 3/5, इसमें अंश कौन है और हर कौन है वो हमको समझना होगा। देखिए
ये जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक ना। तो ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। और रोहित है, रोहित को कहना है कि जो अंश है वो सेम है, बराबर है। और सही बात है कि हमारा जो यहाँ दो भिन्न दिया गया है 3/5 और 3/7, तो दोनों में अंश क्या है, दोनों का अंश जो है इक्वल है, समान है। लेकिन हर जो है वो दोनों का अलग अलग है। तो रोहित का कहना है कि जब कोई भिन्न में अंश समान है तो जिसका हर बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता है, ये गलत है। क्यों गलत है उसको पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद ऑप्शन पर आप जाएंगे, है ना। क्योंकि हम लोग को सिर्फ ऑप्शन टिक नहीं करना है, उसका कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए, अगर ये जो दिया हुआ भिन्न है वो ये है 3/7 और 3/5, तो हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों का अंश सेम है। जब दोनों का अंश सेम है तो जिसका हर कम रहेगा वही भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। मैंने क्या बोली यहाँ, आप ध्यान देंगे कि अगर भिन्न में अंश बराबर है, भिन्न में अंश बराबर है, लेकिन हर जिसका कम है वही भिन्न बड़ा होता है और जिसका हर बड़ा होता है वही भिन्न छोटा होता है। ठीक ना। तो यहाँ रोहित जो है वो बोला कि जिसका हर बड़ा है वही भिन्न बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो प्रतिक्रिया है ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। अंश अगर सेम है और हर जिसका छोटा है वही भिन्न जो है बड़ा होता है। ठीक ना। और एक चीज और समझ लीजिए आप कि अगर दोनों का हर बराबर होता, मान लीजिए कि यहाँ 3/7 है और यहाँ 5/7 रहता, तो इसमें कौन सा भिन्न बड़ा होता, तो यहाँ पर दोनों का हर क्या है, सेम है। तो जो अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा। लेकिन जिसका अंश सेम रहता है तो जिसका हर छोटा रहता है वही भिन्न बड़ा होता है। ठीक ना। दोनों अपोजिट है, दोनों एक दूसरे से उल्टा है। ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं समझता है। ठीक है। बी में क्या कह रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया। यहाँ अभ्यास से मतलब नहीं है, जब तक बच्चे को कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा तो वो अभ्यास करते जाएगा, तो गलत ही अभ्यास करते जाएगा ना, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, रोहित को भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है। देखिए, रोहित को जो है भिन्नों का परिणाम समझ में है, तभी तो वो अंश और हर बताया, है ना। और ये इसलिए ये भी गलत हो गया। 4 ऑप्शन क्या है, रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं समझता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। रोहित जो है अंश और हर की अवधारणा, कॉन्सेप्ट जो है अंश और हर को वो जानता है, लेकिन वो तुल्य करने, उसको एक दूसरे से कंपेयर करने में उसको कठिनाई है, तो ये भी गलत है। अगर उसको अंश और हर नहीं पता होता तो वो कैसे बोल दिया कि अंश दोनों का समान है, क्योंकि यहाँ भी सही बात है कि दोनों का अंश क्या है, समान है। तो ये भी ऑप्शन कट गया। बाकी जो ऑप्शन बचा वही आपका आंसर। लेकिन हाँ, हमें तो टिक नहीं करना, हमें तो क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। तो रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। रोहित क्या है, कंपेयर करने के लिए नहीं जानता है, सारा चीज वो जानता है लेकिन कंपेयर करने में उसको प्रॉब्लम है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए होगा। राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। आप ध्यान से देखिएगा गाइज, एकदम इजी वे से मैं समझा रही हूँ, मैं अपना 100% दे रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए, कहीं कोई दिक्कत ना हो। ठीक ना। तो सेकेंड जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, क्या क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है जो पहले समझ लीजिए। माचिस की तिल्लियाँ
तिल्लियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। ये देखिए माचिस का जो स्टिक है उससे बना हुआ है, ठीक ना। इस तरह से पैटर्न, 3 पैटर्न आपके सामने रखा है। उसके बाद कह रहा है यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे, कंटिन्यूस इस तरह से बनता रहे, तो 15वें चरण में के लिए कितने तिल्लियां की आवश्यकता होगी, ठीक ना। पहले आप यहाँ देखिए कि फर्स्ट जो चरण है, फर्स्ट स्टेज पर कितने माचिस का तिल्ली लगा है, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसमें कितने माचिस लगे हैं, ये 6 माचिस है। और सेकेंड में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कितना माचिस है, तो इसमें है 10 माचिस का तिल्ली। कितने, 10 माचिस का तिल्ली। और इसमें कितना था, इसमें 6 था। और उसी तरह से इसमें हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसमें कितना है, 14, यानी 14 माचिस का तिल्ली है। तो हम क्या पैटर्न में क्या देख रहे हैं कि क्या हो रहा, नेक्स्ट फिगर में 4 माचिस ऐड हो जा रहा है। कितना माचिस ऐड हो रहा, तो 4 माचिस ऐड हो रहा, ठीक ना। 4 माचिस ऐड हो रहा, हर नेक्स्ट में 4 माचिस ऐड हो रहा है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 15वें फिगर में कितने माचिस की तिल्ली की जरूरत होगी, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ केयर करेंगे कि यहाँ जब तीसरा फिगर आया तो तीसरा फिगर ये है पूरा बना, और इसके जो पहले है 2 फिगर हाफ हाफ है, और दोनों हाफ हाफ फिगर में कितने माचिस की तिल्ली का यूज हुआ है, तो 1 2 3 4 और 4 इसमें 4 इसमें, तो 8 माचिस के एक हाफ फिगर में 4 माचिस का तिल्ली होता है। तो उसी तरह से अगर हम 15वां पर जाएंगे तो 15वां में एक पूरा फिगर बनेगा। इस तरह से देखिए ये पूरा ट्रायंगल एक ठो बनेगा, इस तरह से ये ट्रायंगल पूरा बनेगा एक ठो। तो इसमें और जो हाफ हाफ होगा वो 14 गो ट्रायंगल बनेगा, हाफ ट्रायंगल 14 और पूरा 15, ठीक ना। इस तरह से फिगर बनेगा। तो हाफ ट्रायंगल में कितना, हाफ जो त्रिभुज बन रहा है उसमें कितने माचिस की तिल्ली लगा है, तो 4। तो हाफ मेरे पास कितना है, हाफ मेरे पास है आधा त्रिभुज में जो आधा त्रिभुज में माचिस की जो संख्या है 4 है। तो आधा त्रिभुज कितना होगा, हाफ ट्रायंगल कितना बनेगा, 14। तो 14 मल्टीप्लाई आप 4 कर दीजिए, और 14 मल्टीप्लाई 4, और ये इसका एक पूरा ट्रायंगल में जो कितने माचिस लग रहा है, 2 4 6। अब इसको मल्टीप्लाई करके 6 ऐड कर दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो 14 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो क्या होगा, 14 मल्टीप्लाई जब हम 4 करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 56। क्या होगा, 56। और ये ज्वाइंट जो एक पूरा फिगर होगा ट्रायंगल का, इसमें कितने माचिस लगा हुआ है, तो इसमें 6 माचिस लगा हुआ है। तो यहाँ दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 62, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन यहाँ देखिए 62 है, आप इसमें टिक कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं। देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है, संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवां मान क्या होगा, यानी नियरेस्ट 1000 कह रहा है ना, नियरेस्ट 1000 कह रहा है, हजारवां नियरेस्ट 1000 कह रहा, तो कितना होगा। देखिए मेरी बात आप गौर से सुनेंगे, केयरफुली होकर सुनेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आप कभी नहीं भूल पाएंगे ये सारे क्वेश्चन को। क्या है कि 1000 की बात जब होता है तो 1000 हम कितना के बराबर लिख सकते हैं राउंड फिगर में, तो 49,532। अगर यहाँ 49,500 भी रहता तो हम इसको क्या लिखते, 50,000 लिखते, ठीक ना। इसको हम क्या लिखते, 50,000 लिखते। और यहाँ क्या है, 49,532, यानी
500 से अगर ज़्यादा है तो उसको नेक्स्ट 1000 में हम लिखते हैं। 49,532 500 या 500 से ज़्यादा रहेगा तो उसका नेक्स्ट 1000 हम लिखेंगे। तो यहाँ क्या है 49,532। 49,532 जो है वो क्या है 532, यानी 49,500 प्लस है तो हम इसको क्या लिखेंगे 50,000। इसको कितने राउंड फिगर में लिखेंगे 50,000, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा 50,000 बी। ठीक ना। अब फिर से मैं इसको समझा देती हूँ। आप देखिए मान लीजिए मेरे पास नंबर है 18,500 है तो इसको हम राउंड फिगर में 1000 में अगर लिखें तो इसको हम मानेंगे 19,000। क्यों 19,000 माना जाता है? क्योंकि 500 या 500 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको 1,000 माना जाता है। तो 500 के बदले जो 1,000 होता है उसको 18,000 में जोड़ दिया जाता है, तो इसलिए कितना हो जाता है 19,000। उसी तरह से यहाँ क्वेश्चन है कि 49,532, तो 532 के बराबर यहाँ जो है 1,000 माना जाएगा। राइट। तो 1,000 और प्लस 49,000, तो ये आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। ठीक ना। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा बी सही होगा। राइट। इसमें हम क्या कहें आपको, मैंने आपको कही कि अगर 1000 के राउंड में लिखना है तो 500 या 500 से अधिक है उसके लिए 1000 का वैल्यू देते हैं। राइट। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 4 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी महत्तम संख्या है, मतलब जो इसमें संख्या है वो सबसे बड़ा कौन है। ठीक ना। महत्तम मीन्स सबसे बड़ा। तो देखिए सबसे पहले हम ए ऑप्शन देखते हैं। ए में क्या है 2 + 2 पे स्क्वायर, उसके बाद होल स्क्वायर है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले छोटी ब्रैकेट का प्रोसेसिंग होता है तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 पे स्क्वायर, उसके बाद फिर स्क्वायर है ना। तो 4 पे स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 पर स्क्वायर करेंगे तो 16 और 16 पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 × 16। ठीक है। और 16 मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा सा हम पेज में करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसको हम सॉल्व किए थे ए को, तो कितना आया था, ये आया था 16 × 16। ठीक ना। मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा वो लिखेंगे। ठीक है। बी को देखिए, बी क्या है 2 + 2 + 2 पर होल स्क्वायर। तो 2 पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। तो 2 + 2 4 + 2 तो 6, तो 6 पे स्क्वायर, तो 6 पे स्क्वायर करेंगे बी नंबर का, 6 पे स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। ठीक ना। और सी को हम देखेंगे 4 पे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है। और यहाँ डी नंबर क्या है 2 × 2 × 2 पे होल स्क्वायर, तो 2 2 4 4 2 जा 8, 8 पे स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 पर स्क्वायर हो जाएगा 64। तो सबसे बड़ा कौन है, आप देखिए ए में क्या था 6 × 6। ठीक ना। और बी में क्या है सिर्फ 16 × 16। बी में क्या है 64 और सी में क्या है 16 और डी में क्या है 36 है। तो सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा 16 × 16 जो कि ए का था, इसलिए ये सही है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। ठीक ना। पहले किलो में दिया है और ग्राम में दिया है, उसके बाद भी किलो और ग्राम में, तो आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 2 किलो 600 ग्राम को आप कितना लिख सकते हैं पूरे ग्राम में, तो इसको आप लिख सकते हैं
इसको आप लिख सकते हैं 2600 ग्राम, 2600 ग्राम। और इसको आप जब ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1450 ग्राम, 1450 ग्राम। अब 1000 यहाँ देखिए इरेज हो गया, क्या होगा यहाँ 2600 ग्राम होगा। इसको ग्राम में करेंगे और इसको जब हम ग्राम में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1050 ग्राम, ठीक ना। अब इसको घटाइए क्योंकि कह रहा कि कितना अधिक है, तो कितना अधिक है हम घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये फिर क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और 6 में से 4 गया तो कितना हो गया, उफ नहीं रुकिए, यहाँ देखिए यहाँ 5 था तो 10 यहाँ होगा, कैरी 1 लेंगे, 10 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। रुकिए आपको मैं क्लियर करके फिर से बता देती हूँ। राइट, अगर हम 2 kg 600 ग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2600 ग्राम, ठीक ना, 2600 ग्राम हो जाएगा। और इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे तो ये होगा 1450 ग्राम। अब इसको आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में से 0 गया तो 0 और 10 में से 5 गया तो 5 है ना, और 5 में से 4 गया 1 और ये 1 बचा तो 1 में से 1 गया तो 1, ठीक ना। अब इसको तो कितना ज़्यादा है, 1150 ग्राम है, तो 1000 को 1 kg हम लोग कहते हैं, तो 1150 ग्राम ज़्यादा है। देखिए यहाँ आपका ऑप्शन है 1150 ग्राम, ठीक ना। ये क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, इस तरह का क्वेश्चन जो है 1 नंबर का जरूर पूछा जाता है सीटेट में, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि एक ऑपरेटर को इस तरह से निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाता है, इस तरह से परिभाषित किया जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा, इसका मान क्या होगा, आप यहाँ समझिए। देखिए क्या है, 4 + 3, तो यहाँ इक्वल में क्या आया, 4 + 5 + 3, यानी 4 जो है 4 के कंटिन्यूस हम 3 स्टेप पे चलेंगे, 3 बार हम नंबर को लिखेंगे, तो 4 5 6 3 हो गया। और उसी तरह से 5 + 4 है तो 5 से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और 4 स्टेप तक लिखेंगे, तो 5 6 7 8। उसी तरह से 6 + 4 है तो 6 से स्टार्ट करेंगे, 4 स्टेप तक जाएंगे तो 6 7 8 9, ठीक ना, इस तरह से लिखना है। अब कह रहा है कि n प्लस, इस तरह से दिया हुआ n + 8 का वैल्यू क्या होगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n + 1, फिर हम लिखेंगे प्लस n + 2 प्लस n + 3, इसी तरह से 8 तक हमको करना, 8 स्टेप जाना है तो 3, फिर प्लस n + 4 प्लस n + 5 प्लस n + 6 प्लस n + 7, ठीक ना। अब देखिए 4 स्टेप हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप हो गया। अब सबको आप ऐड कर दीजिए। इसका ऐड करने क्या तरीका है कि n जो है आप n को एक साथ ऐड करेंगे और जो नंबर है उसको एक साथ ऐड करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आया 8n है ना,
प्लस दे देंगे, उसके बाद नंबर को एक साथ ऐड कर देंगे। तो 1 2 3 3 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21 और 7 28। ये आपका आंसर हो गया 8n + 28। तो हम देखेंगे कि 8n + 28 डी ऑप्शन में दिया है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, राइट। नेक्स्ट हम 7 क्वेश्चन नंबर पे चलेंगे। 7 क्वेश्चन नंबर क्या है, जो देखिए 7 क्या कह रहा है कि एक शिक्षक कक्षा से इस पर, एक शिक्षक जो है वो कक्षा से इस तरह का जो फिगर है उस पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है। तो निम्नलिखित में कौन सा गलत है? गलत है, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक ना। तो कौन सा गलत है? तो 1/8 को इंडिकेट करने के लिए पहले इस फिगर को हमें कितने पार्ट में इक्वल डिवाइड करना होगा? तो 8 पार्ट में डिवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि 8/8 है, जो नीचे का नंबर होता है उतना पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कौन सा गलत है, कौन सा पार्ट जो है बराबर बराबर नहीं है। तो हम बी में देखेंगे कि सभी बराबर है, इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत चुनना है, तो ये सही है। सी है, इस तरह से सी भी देखिए आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रायंगल शेप में बना दिया और यहाँ रेक्टेंगल शेप में बना दिया, लेकिन दोनों का जो एरिया है, दोनों का जो क्षेत्रफल होगा, दोनों का सेम होगा, सिर्फ शेप अलग है, ठीक ना। इसलिए ये भी गलत होगा, ये इक्वल पार्ट में है, और ये भी जो है 8 इक्वल पार्ट में है, ये भी गलत होगा। तो बचा कौन? ये क्यों गलत है? जो आप देखिए इसका एरिया कम है, इसका एरिया कम है, इसका सबसे ज़्यादा, फिर इसका कम, फिर इसका कम, और सबसे कम ये है, इसलिए ये गलत है। क्योंकि अगर हमें बाई में इंडिकेट करना होता है तो सभी पार्ट को हम समान रखते हैं, बराबर रखते हैं, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा है, इसलिए ये जो है गलत है और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम चलेंगे। देखिए ये तो इजी सा क्वेश्चन है, इसमें बताने की क्या ज़रूरत है। ये कह रहा है कि इतना को पढ़ा जाएगा, तो आप सब पढ़ने के लिए जानते होंगे, इसको आप 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, है ना। और हिंदी में अगर पढ़ रहे होंगे आप, तो आप पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? 4,07,928। तो 4,07,928 जो बी में दिया हुआ है उसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, समझने वाली क्वेश्चन है, आप इसको समझिए ध्यान से। क्या कहता है? एक आयत की लंबाई l है और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि इसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए और उसकी चौड़ाई जो है समान है, ठीक ना। देखिए इस तरह से ये आयत है, ये आयत है, इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई जो है वो क्या है? l है और चौड़ाई b है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से, चौड़ाई जो है लंबाई की आधी है। तो हम लंबाई l था, लेकिन चौड़ाई बराबर क्या मान लेंगे? l/2। l बराबर l, लंबाई बराबर l माने, और चौड़ाई जो है l/2, क्योंकि आधी कह रहा। अब क्या कह रहा है? इस आयत का परिमाप क्या होगा? इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि इसकी लंबाई दुगनी कर दिया जाए? देखिए लंबाई तो l था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसकी लंबाई दुगनी कर दिया जाए, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2l हो गया, है ना। और इसकी चौड़ाई सेम रहेगा, समान रहेगा, तो चौड़ाई इसका क्या है? l/2 है, ठीक ना। तो परिमाप बराबर आयत का क्या होता है? 2 × l + b होता है। तो 2 × l + b आप करेंगे तो 2 और l के जगह पर 2l आप लिखेंगे और प्लस l/2 लिखेंगे, ठीक ना। अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ, यहाँ पर इरेज कर देती हूँ ताकि फिर
आपको समझ में अच्छा से आए। ऐसे छोटा छोटा लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दिए। अब चलिए, अब देखिए ये बन जाएगा इतना स्पेस में। तो इतना है। अब इसको सॉल्व करिएगा आप, तो क्या है 2 × 2l + l/2। तो यहाँ अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा तो आप 1 डाल दीजिए, ठीक ना। तो ये दोनों को जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एलसीएम होगा। और 2 जब एलसीएम होगा तो 1 से इसको डिवाइड देंगे तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4l। और 2 को 2 से डिवाइड देंगे तो 1 को l से मल्टीप्लाई करेंगे तो l। और बाहर में क्या था 2 था, तो ये 2 और ये 2 कट गया। और 4l + l 4l और एक l और डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5l। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 5l, ठीक ना। डी जो ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काहे क्योंकि कोई भी टेट में आप जब देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ तक कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना। क्या कह रहा है, हिंदू अरबी संख्यांक पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्या है। अब सोचने वाली बात है कि 4 अंक वाली कितनी संख्या, हम कितना काउंट करते रहेंगे, उस तरह से मेरा टाइम खराब होगा। तो इसका एक ही ट्रिक है कि अगर कोई भी अंक का पूरा संख्या पूछता है, टोटल संख्या पूछता है, तो आप क्या करेंगे कि 4 अंक का यहाँ का रहा है संख्या बताने के लिए, तो आप पहले 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या लिख दीजिए। तो 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या होता है, 1 सेकेंड रुक जाइएगा। 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या होता है 99999, ये सबसे बड़ा संख्या है। और उसके बाद 4 अंक का सबसे छोटा संख्या लिख करके आप उसको माइनस कर दीजिए। तो 4 अंक का सबसे छोटा संख्या क्या होगा 1 पर 3 पर 0, है ना। जब इसको आप माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8999। उसके बाद आप प्लस इसमें 1 कर देंगे, बस आपका काम हो गया। तो आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9000, ठीक ना। तो इस तरह से 9000 जो होगा 4 अंक की टोटल संख्या होगा, कितना होगा 9000, ठीक। फिर मैं इसको रिपीट कर दूं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई भी अंक का टोटल संख्या पूछे तो आप उतने नंबर का सबसे बड़ा संख्या लिख लीजिए और उतने ही नंबर का सबसे छोटा संख्या लिख करके उसको माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद जो आया उसमें +1 कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 9000, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताइए। देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन रहता है परिमाप वाला तो आप इसको देखकर कंफ्यूज मत होइए, ज़्यादा आप टेंशन में नहीं आइए। कोई भी फिगर का आपको अगर परिमाप पूछता है तो उसका सारा जो साइड है, उसका जितना भी किनारा है सबको आप ऐड कर दीजिए, वही उसका परिमाप होता है। तो देखिए पहले हम फिगर से समझते हैं कि समचतुर्भुज कुछ इस तरह से होगा, है ना। तो ये समचतुर्भुज है और इसका विकर्ण ये होता है ना। तो विकर्ण समचतुर्भुज का विकर्ण का क्या काम है कि दोनों को आपस में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो एक विकर्ण का लंबाई कितना है 8 है, तो मान लिया जाए कि 8 है तो 4 यहाँ होगा और 4 यहाँ होगा। उसी तरह से यहाँ 6 है दूसरा, तो ये 3 होगा और ये 3 होगा, ठीक ना। तो अब देखिए अब ये क्या बन गया, इस तरह से ये एक ट्रायंगल बन जाता है, त्रिभुज बन जाता है। वो कौन सा त्रिभुज बन जाता है,
तो वो समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो आप ये साइड आपको मालूम है और ये साइड मालूम है, तो ये साइड निकालने के लिए क्या करते हैं, तो 4p² प्लस 3p² अंदर रूट में निकाल देते हैं, ठीक ना। तो 4p² कितना हो जाएगा 16 और 3p² हो जाएगा 9। तो 16 9 को जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। 25 का रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया 5। अब समचतुर्भुज है तो सभी इसका जो भुजा है क्या होगा, बराबर होगा। ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या पूछ रहा है कि समचतुर्भुज का परिमाप बताइए। तो हम क्या आपको बताए थे कि परिमाप अगर पूछता है, कोई भी फिगर का परिमाप पूछता है, तो आप सारा भुजा को आप ऐड कर दीजिए, वही उसका परिमाप होता है। तो इसमें देखिए 4 भुजा होता है, 1 2 3 4, तो सबका जो लेंथ है सबको ऐड कर दीजिए, 5 10 15 20। तो इसका क्या हो जाएगा परिमाप 20। तो इसका आंसर क्या होगा, डी जो ऑप्शन है 20 वही होगा। देखिए इसको और मैं आपको समझाना चाहती हूँ एक और फिगर के साथ। मान लीजिए कि आपके पास ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज में सारा भुजा दिया है। मान लीजिए कि 5 दिया है, ये 3 दिया है, ये 4 दिया है, इसका परिमाप पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, सारा को ऐड कर देंगे, 5 + 3 + 4, यही आपका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। 12 जो है इसका परिमाप हो गया, ठीक ना। तो आज के दिन के बाद अगर आपका एग्जाम में परिमाप से क्वेश्चन आता है, कोई भी फिगर का परिमाप आता है, तो उसका पहले सबका साइड निकाल दीजिए और उसको ऐड कर दीजिए, वही उसका परिमाप होता है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है हर साल सीटेट में आता है, और हम सभी क्या करते हैं, इसको इतना सारा नंबर्स को देखकर हम लोग छोड़ देते हैं, है ना। सोचते हैं कि बहुत टाइम कंज्यूम होगा और इसको हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आज के बाद आप लोग नहीं छोड़िएगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए। स्टेशन दिया हुआ है नई दिल्ली, फरीदाबाद और मथुरा, और बस नंबर 1 2 और 3 बसेस है, और ये स्टेशन 3 है। और कह रहा है कि इनमें से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है। तो नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम कौन सा बस लेती है उसको हम चेक करेंगे अभी। तो हम क्या करेंगे, बस 1 को पहले हम देखेंगे, बस 1 है ना। तो क्या है, बस 1 19:15 में चलती है और कितना बजे पहुंच जाती है, तो यहाँ दिया है 00:40, इसका मतलब है 24:40 है ना। तो यहाँ 24 और 40 आप लिख दीजिए, और उसमें 19:15 को माइनस कर दीजिए। तो 15, 10 में से 5 गया तो 5, और 3 में से 1 गया तो 2, और यहाँ बच गया कितना 4 में से 9 जाएगा नहीं, तो क्या होगा 14 में 9 जाएगा तो 5, और 1 में से 1 गया कट आउट, यानी 5 घंटा 25 मिनट। बस 1 कितना लिया 5 घंटा 25 मिनट। हम यहाँ लिख देते हैं 5 घंटा 25 मिनट बस ए लिया, है ना। और बस 2 को हम देखते हैं, स्पेस नहीं है, हम यहाँ बना देते हैं। देखिए बस 2 जो है वो कितना बजे चली, तो वो चली 12:30 में। जब से चली उसको उससे नहीं घटाना, जहाँ पहुँची उसका टाइम से आपको चलने का टाइम को घटाना है। तो 18:10 पर चली थी, पहुँची, और चली थी कितना, तो 12:30 पे, है ना। तो देखिए
आप क्या करते होंगे, यहाँ 10 में 30 घटाने की कोशिश करते होंगे, अगर नहीं घटता है तो एक कैरी ले लेते। नहीं, ये मिनट दिया हुआ है, तो आप घंटा से जब कैरी लेंगे तो वो 1 घंटा आपको देगा, उसको आपको मिनट में चेंज करना होगा। तो इसे आप 1 कैरी लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 घंटा, तो घंटा को आप चेंज करेंगे मिनट में तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट, और प्लस यहाँ 10 है तो यानी हो गया कितना, ये 10 करेंगे तो ये 70 मिनट हो गया। तो 70 मिनट में 30 मिनट जाएगा तो ये कितना बचेगा, 40। ये यहाँ कितना बच गया, 7 में से 2 गया तो 5 है ना, ये कट गया तो 5 घंटा 40 मिनट। बस 2 जो है वो कितना टाइम ले रहा, तो 5 घंटा 40 मिनट का टाइम ले रहा। बस 3 जो है वो कितना घंटा का टाइम ले रहा, उसको हम फिर तुरंत फटाक सा निकाल लेते हैं। तो 21:55 में बस 3 जो है 21:55 में पहुंची और चली कितना, 16:45 में। आप इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5 घंटा 10 मिनट, ठीक ना। ये बस 3 है, बस 3 है, बस 2 है, और बस 1 है, बस 2 है, ये बस 2 था। तो कार्य इनमें से कौन सी बस जो है सबसे कम समय लेती है, तो सबसे कम जो है वो बस 3 लेती है, क्योंकि ये 5 घंटा 10 मिनट ले रही है। अब बस 1 जो था 5 घंटा 25 मिनट ली, और बस 2 जो है 5 घंटा 40 मिनट ली, तो बस 3 जो कितना ली, 5 घंटा 10 मिनट। इसलिए इसका जो आंसर होगा ये होगा, बस 3 जो है कितना टाइम ली, 5 घंटा 10 मिनट, जो कि सबसे कम है, ठीक ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो थैंक यू। हम लोग इसी तरह के और भी वीडियो लाते रहेंगे, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप मेरे सारे वीडियो को देखेंगे तो आपका सीटेट ईजिली ही पास हो जाएगा।